जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो जीएस में मैथ हम बता रहे थे, ठीक है, और उसका आधा बता दिए थे और वीडियो कट हो गया था। तो इसमें जो है कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 21 सेंटीमीटर। 21 का क्यूब हो जाएगा आपका 21 का क्यूब। घनाव का बात है तो 21 का क्यूब हो जाएगा। तो 21 का क्यूब निकालिएगा। ये 9261 था, ठीक है। तो इसी का क्यूब में 21 और 21 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन था। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। ये जीएस है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग किस के रूप में होता है? किस रूप में? तो मंदक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो D2O का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। परमाणु रिएक्टर में पानी सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। मॉडरेटर किया जाने वाला मॉडरेटर है परमाणु रिएक्टर में, क्या है? मंदक। उसके बाद है श्रृंखला प्रतिक्रिया रोकने के लिए, तेजी से आगे बढ़ाने में, न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए परमाणु रिएक्टरों में ग्रेफाइट या भारी जल का मतलब हुआ ये आपका D2O का उपयोग मॉडरेटर के रूप में किया जा सकता है। यह तेज न्यूट्रॉन की गति को कम करता है और परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखने में मदद करता है। ये है यूरेनियम आपका 235, ठीक है। और फास्ट न्यूट्रॉन है, यहाँ पे फास्ट न्यूट्रॉन है और ये आपका स्लो न्यूट्रॉन है। ये फास्ट न्यूट्रॉन है, ये स्लो न्यूट्रॉन है। और ये मॉडरेटर है। क्या है? ये मॉडरेटर है। और इस मॉडरेटर से एक्स्ट्रा जल वाटर निकलता है। परमाणु न्यूट्रॉन परमाणु से टकराते हैं और उनकी गति धीमी हो जाती है। न्यूट्रॉन क्या होता है? परमाणु से टकराता है और उसका गति क्या होता है? धीमी हो जाता है। ये फास्ट न्यूट्रॉन और है, फास्ट न्यूट्रॉन और स्लो न्यूट्रॉन में। अगला है कि मॉडरेटर रिएक्टरों को, ये मॉडरेटर है, रिएक्टरों को थर्मल रिएक्टर कहा जाता है। मॉडरेटर रिएक्टर को थर्मल रिएक्टर कहा जाता है। थर्मल रिएक्टरों में थर्मल शब्द इंगित करता है कि सबसे अधिक विखंडन पैदा करने वाला न्यूट्रॉन अपने आसपास के परमाणुओं के साथ थर्मल संतुलन रहता है। थर्मल रिएक्टर के लिए थर्मल रिएक्टर के केवल ये कहने का एक तकनीक है। परमाणु रिएक्टरों में धीमे न्यूट्रॉन होते हैं जो एक मॉडरेटर द्वारा धीमे होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल किससे संबंधित है? संबंधित होता है। लैक्टियल निम्नलिखित से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका वसा अवशोषण से। क्या हो जाएगा? वसा अवशोषण से। तो लैक्टियल अम्ल अवशोषण से संबंधित है, वसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टियल्स लसिका कोशिकाएं हैं। क्या है? लैक्टियल्स लसिका कोशिकाएं हैं जो छोटी आंत के विली में पाई जाती है। क्या होता है? छोटी आंत जो होता है नीचे वाला भाग, तो छोटी आंत के विली में पाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। इनका मुख्य कार्य क्या होता है कि छोटी आंत से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अवशोषित करना है। इनका मुख्य कार्य है। लैक्टियल्स पचे हुए वसा को अवशोषित करते हैं। लैक्टियल्स क्या करते हैं? पचे हुए वसा को अवशोषित करके उन्हें अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर काइलोमाइक्रोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? काइलोमाइक्रोन बनाते हैं। ये काइलोमाइक्रोन लैक्टियल्स लसिका के साथ मिलकर
ये काइलोमैक्रोन क्या होता है, लैक्टियल्स लसिका जो अभी है लैक्टियल्स लसिका के साथ मिलकर एक दूधिया सफ़ेद पदार्थ बनाते हैं जिसे चाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, दूधिया सफ़ेद पदार्थ को चाइल कहते हैं। लैक्टियल्स की वाहिकाएं चाइल को वक्षीय वाहिनी तक लेके जाते हैं, फिर चाइल को रक्त प्रवाह में भेज देता है। फिर चाइल को क्या करता है, रक्त प्रवाह में भेज देता है। तो इस प्रकार है इसका फिगर, स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू वायलस। फिर इपिथेरियल सेल्स विथ माइक्रोवाइली ब्लड कैपिलरीज लैक्टियल्स। ये देखिए, ये है लैक्टियल्स, ये है लैक्टियल्स और ये है ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज है। आगे देखिए, ये है इपिथेरियल सेल्स और ये सब है इपिथेरियल सेल्स, ये जो है। और स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू वाइल्स इसको कहेगा। और ये है ब्लड फ्लो, ये ब्लड फ्लो। न्यूट्रिएंट रिच ब्लड। तो लैक्टियल्स के जाने से पहले यकृत से पीत एंजाइम लाइपेज की क्रिया के लिए छोटी बूंदों में वसा का पाइसीकरण करता है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है, क्या है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान जहाँ मिलेगा वनस्पति विज्ञान की शाखा, तो ये पादप कार्यिकी कहा जाएगा। ठीक है, पादप कार्यिकी, क्या कहा जाएगा, पादप कार्यिकी। अगला क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगति के अध्ययन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहेंगे। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये इसमें हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लेग हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा, तो लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, तो लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेग हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक है। निम्न कार्य है लेग हीमोग्लोबिन का। कार्य जो है, फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में एंजाइम नाइट्रोजन और एक गुलाबी रंग का वर्णक लेग हीमोग्लोबिन होता है फलीदार पौधों में। ठीक है, उसके जड़ के गांठों में एंजाइम नाइट्रोजन और गुलाबी रंग का वर्णक कहलाता है लेग हीमोग्लोबिन। और दूसरा नंबर में है इसका कार्य लेग हीमोग्लोबिन का क्या होता है, नाइट्रोजन एंजाइम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। नाइट्रोजन एंजाइम जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तन करता है। नाइट्रोजन एंजाइम जो है अमोनिया में परिवर्तन करता है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को। अगला है कि नाइट्रोजन एंजाइम ऑक्सीजन के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। नाइट्रोजन एंजाइम क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रति बेहद संवेदनशील होता है, इसलिए केवल अवयवीय स्थितियों में ही यह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला कार्य है इसका लेग हीमोग्लोबिन का। लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर के रूप में कार्य करता है जो नाइट्रोजन एंजाइम के लिए अवयवी स्थिति प्रदान करता है और एंजाइम को निष्क्रिय होने से बचाता है। लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और हीमोप्रोटीन
प्रोटीन का वाहक होता है। फलीदार पौधों का नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल में मौजूद होता है। और वहीं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिन्हें राइजोबियम कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग को राइजोबियम कहा जाता है, के द्वारा जड़ों पर निवास की प्रतिक्रिया में बैक्टीरिया और पौधे के बीच क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। परिणाम स्वरूप ये पौधे प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। फाइकोसाइनिन एक वर्णक प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स है, जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्लोरोफिल के साथ कार्य करता है। एंथोसाइनिन पानी में घुलनशील रंग है। एंथोसाइनिन पानी में घुलनशील रंग का एक समूह है जो पौधों में पाया जाता है। एंथोसाइनिन कई फलों और सब्जियों के लाल रंग और बैंगनी नीले रंग के लिए जिम्मेदार है। लाल बैंगनी रंग के लिए जिम्मेदार कौन है? एंथोसाइनिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं? जो हमारे मुंह के साथ भोजन मुंह में होता है, भोजन के साथ मिलता है, तो वह होता है एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज। सी नंबर ऑप्शन सही है। तो 44 नंबर का व्याख्या है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वह एमाइलेज है। एमाइलेज के निम्न कार्य है। एमाइलेज क्या क्या करते हैं? तो एमाइलेज एक पाचक एंजाइम है। सही है। अगला पॉइंट है कि यह मनुष्य और अन्य स्तनधारियों की लार में पाया जाता है और स्तनधारी में एमाइलेज ज़्यादा पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट में है कि इसका मुख्य कार्य हाइड्रोलिसिस करना होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? हाइड्रोलिसिस करना होता है, और यानी कि उसके सूखापन को दूर करता है। यह स्टार्च को तोड़ता है और इसे सरलतम शर्करा में परिवर्तित करता है। यानी कि जटिल स्टार्च को जो है तोड़कर सरलतम शर्करा में परिवर्तित करता है। जटिल को सरल बनाकर उसे परिवर्तित करता है। और एमाइलेज का क्या कार्य है कि इस प्रकार यह स्टार्च को पचाता है और स्टार्च को पचाता है तोड़ कर। मानव शरीर में एमाइलेज मुख्य रूप से लार ग्रंथियों और अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है। ठीक है। और अगला पॉइंट है कि लार अग्नाशयी एमाइलेज समान है। लार और अग्नाशयी एमाइलेज समान हैं। वे अलग अलग जीन क्रमशः AMY1 और AMY2 और 2, ठीक है, AMY2 द्वारा एनकोड किए जाते हैं। तो AMY1 और AMY2 के द्वारा एक कोड किया जाता है और विभिन्न मूल स्टार्च के खिलाफ गतिविधि के लिए विभिन्न स्तर दिखाते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है। पेप्सिन भी एक पाचक एंजाइम है। पेप्सिन के बारे में है, जो पेट में जाइमोजेन निष्क्रिय अग्रदूत पेप्सिनोजेन के रूप में उत्पन्न होता है। तो ये पेट में उत्पन्न होता है, न कि लार में। पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा निर्मित होता है और पेप्सिन जो है गैस्ट्रिक ग्रंथियों के द्वारा निर्मित होता है। पेरोक्सीडेज कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाली ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाने में मदद करता है और इसे कई स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा गया है, जिनमें बेहतर हृदय स्वास्थ्य, बेहतर प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य, कुछ प्रकारों के कैंसर से सुरक्षा शामिल है। तो पेप्सिन का ये कार्य हो गया। और अगला कार्य देखिए पेप्सिन का क्या है कि पेप्सिन एक
प्रो प्रोटियोकाइटिक अच्छा प्रोटियोकाइटिक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। सामान्य शब्दों में यह खाए गए भोजन में मौजूद प्रोटीन को पचाता और तोड़ता है। पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है Al2O3 इंटू 2 सिलिका और 2 ऑक्सीजन सिलिका के साथ हो जाएगा, फिर इंटू 2H2O यानी कि 2H2O हाइड्रो जल के साथ। तो हाइड्रो निम्नलिखित में किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये है आपका जो है ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है वह जानवर मुख्यतः मांस खाता है निम्न में से क्या कहलाता है? तो जो मुख्यतः मांस खाता है तो उसे ये हो जाएगा आपका कार्निवोर। कार्निवोर जो मुख्यतः मांस खाता है, ठीक है। और ओमनीवोरस हो जाएगा आपका सर्वाहारी यानी कि सर्वाहारी, और हर्बीवोरस हो जाएगा आपका शाकाहारी, और ये हो जाएगा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों यानी सर्वाहारी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू किया गया था? डीजी यात्रा तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे गणतंत्र दिवस पर? तो ये राष्ट्रपति आए थे। 26 जनवरी 23 का बात करें तो ये मिस्र के राष्ट्रपति आए थे, मिस्र के राष्ट्रपति। तो अब्देल फतेह अल सीसी आए थे। ये कौन है? तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। मिस्र के अतिथि के रूप में आए थे, मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र वहीं मिस्र की राजधानी की बात करें तो काहिरा है। राजधानी कहाँ है? तो काहिरा। 24 की बात करें 26 जनवरी 2024 की, तो 2024 में कौन अतिथि आए थे? तो 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस। वहीं बात करें 2025 में कौन आए थे? तो 23 हो गया, 24 हो गया, तो 25 का हो गया आपका प्राबो सुबियांतो। कौन है? तो 25 का इंडोनेशिया का राष्ट्रपति प्राबो सुबियांतो भारत के अतिथि, गणतंत्र दिवस पर भारत के अतिथि रहे थे। और 24 में इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर 5वां यूरोपीय संघ भारतीय प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आंसर नई दिल्ली में हो जाएगा। तो ये पुराना है, ये नहीं आने वाला है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए, यानी समझ लीजिए कैसा कैसा करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा था 9, 10 और 6 to 8 में। तो 6 to 8 और 9, 10 वाले के लिए बहुत ही ये लाभदायक होगा। 9, 10 प्लस ये सभी एग्ज़ाम वालों के लिए होगा कि कैसा कैसा एग्ज़ाम में पूछता है ये, ठीक है। तो ये करंट अफेयर है। अगला है क्वेश्चन, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन के परियोजना निर्देशक कौन थे? आदित्य तो निगार शाह जी थे इसरो के मिशन का मतलब निर्देशक। परियोजना L1 मिशन का निर्देशक कौन थे? तो निगार शाह जी थे। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे इसके बारे में महत्वपूर्ण बात और है कि आदित्य L1 मिशन परियोजना का उद्देश्य है आदित्य L1 सूर्य के कोरोना, आदित्य L1 को सूर्य के कोरोना
सूर्य के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और सौर उत्सर्जन, सौर तूफानों और सौर प्रज्वल तथा कोरोनिल, ठीक है, तथा कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा। तो किसका अध्ययन करेगा आदित्य L1? सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, सूर्य के प्रकाश मंडल का, फोटोस्फेयर का, क्रोमोस्फेयर का, वर्णमंडल का हो गया, और उत्सर्जन सौर तूफान का, जो सौर प्रज्वला होता है, सौर प्रज्वाल का करेगा, कोरोनल मास इजेक्शंस का अध्ययन करेगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा। पूरे समय सूर्य को इमेजिंग करेगा और पूरे समय जो है ये आदित्य L1 सूर्य को इमेजिंग करेगा। यह मिशन इसरो द्वारा L1 कक्षा में लॉन्च किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, यानी कि 15 लाख करोड़ मीटर दूर है। आगे है आदित्य L1 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और 15 लाख किलोमीटर दूर, यानी कि आदित्य L1 इस कक्षा से लगातार सूर्य का अवलोकन कर सकता है। सूर्य की सारे कक्षा है लगभग, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर है, वर्णमंडल है, प्रकाश मंडल है और कोरोना है, ये सब का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड इस प्रकार है। आदित्य L1 के साथ जो है 7 पेलोड इस प्रकार है। एगो VELC है, VELC है, SUIT सूट है, और SOLEX है, हेल10 है, क्या है, हेल10S है, एस्पेक्स है और पापा है। तो ये सब हो गया 1 2 3 4 5 6 और उन्नत त्रिअक्षीय उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर है। तो ये 7 चीज़ इसमें लगाया गया है आदित्य L1 के साथ। यह मिशन सूर्य का विस्तृत अध्ययन करने वाला भारतीय मिशन है। यह पृथ्वी पर सूर्य के प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करेगा। ये था आदित्य L1 के बारे में जानकारी पूरा। अब आगे 51 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिसका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। ये आपका हो जाएगा कैलिफोर्निया राज्य। ठीक है, आइए जानते हैं इनके बारे में। तो इनके बारे में विस्तार से है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया। कैलिफोर्निया राज्य विधायिका पहला विधायिका राज्य बन गया है। विधायिका पहला राज्य जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है। ठीक है, रोजगार और आवासों में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा के उपाय से बाहर रखा गया कैलिफोर्निया को। आगे इसमें है अगस्त 2023 में बिल SB 403 पारित होने के बाद बिल 403 पारित हुआ था अगस्त 23 में। कैलिफोर्निया अमेरिका में जाति आधारित भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य सीनेटर आयशा बहाब राज्य विधायिका के लिए चुनी गई पहली मुस्लिम और अफगान अमेरिकी ने विधेयक पेश किया था। 34 एक वोट से पारित हुआ था। 34 वोट से पारित हुआ था बिल SB 403। बिल SB
403 कैलिफोर्निया को अपने भेदभाव विरोधी कानूनों में जाति की सुरक्षा श्रेणी के रूप में जोड़ने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना देगा। और सिएटल जातिगत भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया। सिएटल जो है जातिगत भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया सिएटल काउंसिल के सदस्य सावंत ने कैलिफोर्निया राज्य सीनेट द्वारा विधेयक पारित किए जाने का स्वागत किया है। 52 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? ये हमारे पड़ोसी देश भूटान है। इनका राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू है इनका राजधानी, थिम्पू है। इसके साथ और एक देश है तिमोर लिस्ते। भूटान के साथ एक और देश है तिमोर लिस्ते, ठीक है, तिमोर लिस्ते। इसने भी रूबेला को ख़त्म करने की घोषणा की है, तिमोर लिस्ते। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दलवीर सिंह सुहाग को दिया गया है। लीजन ऑफ मेरिट ये अमेरिका का होता है, सैन्य असाधारण मेधावी सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है, सेना को दिया जाता है लीजन ऑफ मेरिट। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? प्राइड प्रोजेक्ट। तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, ठीक है। भारतीय विरासत जो यहाँ से लूट के लेके गए हैं अंग्रेज, ब्रिटिश, पुर्तगाली, स्पेन, फ्रांसीसी, ये सब, तो इंग्लैंड वाले, ये सब अपना अपना मतलब कि भारत को लूटा हुआ चीज़ भारत वापस लाना है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट इसके तहत चलाया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युवा वलित नहीं है पर्वत? युवा वलित पर्वत नहीं है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो अरावली हो जाएगा आपका, ठीक है, अरावली। और एंडीज तो युवा वलित पर्वत ही आएगा ये। और अल्पेशियन, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? तो अल्पेशियन भी हो जाएगा, ठीक है, ए अरावली, अल्पेशियन। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका एंडीज युवा वलित पर्वत हो जाएगा। हिमालय भी आपका युवा वलित पर्वत हो जाएगा, हिमालय भी। और एंडीज के साथ साथ हो जाएगा यूराल और युवा वलित पर्वत में आ जाएगा यूराल हो गया आपका। और जितने भी लगभग और वलित पर्वत है, आल्प्स है, एंडीज आल्प्स जो कि आपका यूरोप में है, आल्प्स, एटलस जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, एटलस, ये भी युवा वलित पर्वत है, एटलस, ठीक है। तो ये सब आपका युवा वलित पर्वत हो गया। युवा वलित पर्वत हिमालय, एंडीज, यूराल, आल्प्स, एटलस। और वहीं अगर बात करें अरावली, अल्पेशियन, ये युवा वलित पर्वत नहीं है, ये प्राचीन वलित पर्वत है, प्राचीन पर्वत है। और एंडीज जो है सबसे लंबी दक्षिण अफ्रीका में है। ये एंडीज पर्वत दक्षिण अफ्रीका में सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी वलित पर्वत है। और यूराल हो गया एशिया यूरोप को अलग करने वाला। एटलस हो गया आपका, यहाँ पे क्या कहता है कि सहारा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप का ऊपर में, सहारा मरुस्थल के ऊपर में है एटलस पर्वत। वहीं आल्प्स पर्वत ये यूरोप में है। हिमालय यहाँ नेपाल में है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है 8,848.86 मीटर, 8,848.86 मीटर है इसकी ऊंचाई।
हिमालय का एवरेस्ट चोटी का सबसे ऊंची चोटी। अगला क्वेश्चन 56 नंबर है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? किसकी न्यून सबसे कम हिम रेखा है? तो निम्नलिखित क्षेत्र में तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में तो हिम रेखा अधिक होगा, आल्प्स क्षेत्र भी आ जाता है, और ये तो आपका जो है भूमध्य रेखा क्षेत्र हो जाएगा। 56 नंबर का हो जाएगा आपका, 56 का तो बता रहा आल्प्स क्षेत्र, ठीक है, सी नंबर बता रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है कि घुमा के क्या पूछा, आल्प्स क्षेत्र न्यून हिम रेखा क्षेत्र है। आल्प्स पर्वत जो है अल्पाइन ओरेजनी है। क्या है? आल्प्स क्षेत्र अल्पाइन ओरेजनी है, अल्पाइन ओरोजनी है, यानी अल्पाइन ओरोजनी पर्वत निर्माण घटना के दौरान उभरा हुआ भाग है। अल्पाइन ओरोजनी उभरा हुआ, आल्प्स पर्वत उभरा हुआ पर्वत निर्माण के दौरान जो है उभरा हुआ भाग है आल्प्स पर्वत। आल्प्स में हिम रेखा 27 मीटर की ऊंचाई पर, अच्छा, न्यून हिम रेखा क्षेत्र, अच्छा, इसमें ये है आल्प्स क्षेत्र में न्यून हिम रेखा मतलब सबसे कम नीचे 27 मीटर की ऊंचाई पर ही आल्प्स हिम रेखा ऊंचाई पर है हिम रेखा। भूमध्य रेखा में है, भूमध्य रेखा में है लगभग 75 मीटर की ऊंचाई, 7500 मीटर की ऊंचाई पर। तो भूमध्य रेखा इसमें नहीं होगा, ऊंचाई पर हिम रेखा है, अधिक ऊंचाई पर है। ये 7500 मीटर हो गया और ये हो गया 27 मीटर, तो न्यून हो गई। अगला पॉइंट है हिमालय क्षेत्र में हिम रेखा। हिमालय क्षेत्र में लगभग हिम रेखा कहाँ तो होता है? तो 4500 मीटर में होता है, ठीक है। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर भी होता है, ठीक है। तो 3000 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर हमारा भारत में होता है, और यहाँ 4500 मीटर की ऊंचाई पर होता है हिम रेखा हिमालय क्षेत्र में, सही है, 4500। और यह घटना लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, और ये घटना 65 मिलियन पूर्व पहले ही शुरू हुआ, मेसोजोइक युग के पास आने के दौरान घटित हुई थी। आल्प्स पर्वत जो है ऊबड़ खाबड़ शंकुराकार चोटी, आल्प्स पर्वत ऊबड़ खाबड़ शंकुराकार ऊंचे शंकुराकार चोटी से निर्मित एक युवा वलित पर्वत है आल्प्स पर्वत। माउंट ब्लॉक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये न्यू बात जानने को मिला, माउंट ब्लॉक जो है युवा वलित पर्वत है, और भाई माउंट ब्लॉक जो है आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र तल से माउंट ब्लॉक का ऊंचाई कितना है? तो 48,4804 मीटर ऊंचाई है, 4804 मीटर ऊंचाई है, ठीक है, 4804 मीटर इसकी ऊंचाई है माउंट ब्लॉक की। तो ये हुआ इसका महत्वपूर्ण विश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आल्प्स पर्वत जाने किस लिए हुआ कि ये 27 मीटर ऊंचाई पर ही पाया जाता, और ये भूमध्य रेखा क्षेत्र में 7500, ठीक है, 7500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है हिम रेखा क्षेत्र। हिम रेखा यानी हिम जमना स्टार्ट होता है उसके ऊपर से, उसके आगे हिम जमना स्टार्ट होता है। तो भूमध्य रेखा में ऊंची है और आल्प्स क्षेत्र में नीची है, इसीलिए न्यून हिम रेखा है, मतलब कम दूरी पे है ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर में कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो कर्क रेखा सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ, कर्क रेखा ने सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ घेरा है? तो ये हो जाएगा आपका मालवा का पठार। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो कर्क रेखा के द्वारा जो है सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है मालवा का पठार है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही था। आगे है मालवा का पठार मध्य भारत के पठार और उत्तर में बुंदेलखंड। तो मालवा का पठार कहाँ पे है? तो मध्य भारत में है, मध्य भारत के पठार, और उत्तर में मध्य भारत का जो पठार है इसके उत्तर में बुंदेलखंड का पठार भी है, उच्च भूमि, और पूर्व में है पूर्व
और दक्षिण में, पूरब और दक्षिण में विंध्य श्रेणी और पश्चिम में गुजरात मैदानों से घिरा हुआ है। मालवा का पठार ये रहा। और यहाँ पे आपका उत्तर में आपका हो गया बुंदेलखंड, और इधर पूरब में आपका हो जाएगा उत्तर में बुंदेलखंड उच्च भूमि, पूर्व और दक्षिण में, और पूरब और दक्षिण में ऐसे हो गया, यानी यहाँ पे है मालवा पठार ऐसे, तो पूरब और दक्षिण में विंध्य श्रेणी, पूरब दक्षिण में विंध्य श्रेणी, यानी कि आपका भारत का इस प्रकार हो जाएगा आपका मालवा का पठार। ठीक है, मध्य भारत के पठार, और उत्तर में आपका ये बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। ठीक है, उत्तर में हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार, और वहीं उच्च भूमि, और दक्षिण में और पश्चिम में पूर्व और दक्षिण में विंध्य श्रेणी। इस प्रकार आपका विंध्य श्रेणी है। ठीक है, तो विंध्य श्रेणी हो गया दक्षिण और पूर्व में, वहीं और पश्चिम में गुजरात मैदान से घिरा हुआ है। और ये पश्चिम में आपका गुजरात मैदान है ही, तो यही बीच में हो गया आपका मालवा का पठार। तो यहीं सबसे अधिक जो है कर्क रेखा क्षेत्र क्या हो गया, इस प्रकार कर्क रेखा सबसे अधिक कहाँ है, तो यहाँ मालवा के पठार में। ठीक है, ऐसे गुजरता है कर्क रेखा। अगला पॉइंट है कि यह पठार मध्य प्रदेश के आगर, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, रतलाम, शुजापुर और उज्जैन, गुना और सीहोर जिले, और झालावाड़ जिले, और राजस्थान का कोटा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला है। ठीक है, ये पठार अधिकतम क्षेत्र है आपका मध्य प्रदेश में, और उसके बाद है राजस्थान में। उसके बाद है कि इस पठार का निर्माण जो है 60 से लेके 68 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। 60 से 68 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। यहाँ प्रमुख नदियाँ, यहाँ की मालवा पठार की प्रमुख नदियाँ, यहाँ से कौन कौन नदियाँ, बेतवा, माही, चंबल। तो मालवा पठार से होकर चंबल नदी गुजरती है। ठीक है, माही नदी भी और बेतवा नदी। आगे है नागपुर के पठार, छोटा नागपुर पठार में झारखंड, उड़ीसा, और छोटा नागपुर पठार में देख लीजिए झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से आते हैं। तो 4 राज्य मुख्य रूप से आते हैं। झारखंड सबसे प्रमुख रूप से, फिर उसके बाद उड़ीसा, उसके नीचे है पश्चिम बंगाल उसके पूरब में, और छत्तीसगढ़ उसके पश्चिम में। आगे देखिए कि छोटा नागपुर पठार की ऊंचाई लगभग कितना है, तो 4,430 फीट है। 4,430 फीट है। छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र बॉक्साइट, लौह अयस्क आदि जैसे संसाधनों से समृद्ध है। तो ये रहा इसका महत्वपूर्ण विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका जो है भारत है, ये हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक है, और ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, ये हो गया आपका पूर्वी घाट, और इसके जो छायावृष्टि क्षेत्र है यहाँ भी 70 सेंटीमीटर से जो है कम वर्षा होती है। तो यहाँ एक कांटेदार वन पाया जाएगा, और एक आपका जो है कांटेदार वन यहाँ पाया जाएगा। और राजस्थान है, राजस्थान तो उसके भाग में पाया जाता है, और गुजरात के पूर्वी ढलान में। तो ये रहा, तो यहाँ भी पाया जाता है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा, तो यहाँ भी कांटेदार वन पाया। तो इसमें से तमिलनाडु नहीं होगा। कर्नाटक देखिए है, आंध्र प्रदेश का भी क्षेत्र है। ठीक है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में आपका पाया जाएगा। तो तमिलनाडु, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
तो ये कांटेदार जंगल जो है तमिलनाडु में नहीं पाए जाएंगे। गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, तो ऊपर पंजाब के उन भागों में मिलते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होता है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब, ठीक है, यहाँ कांटेदार जंगल पाया जाता है। आगे है मध्य प्रदेश के इंदौर से, मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है आपका अर्ध चंद्राकार जो जगह है, तो वृष्टि छाया क्षेत्र इंदौर। और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तक ये पठार मध्य भाग में अर्ध चंद्राकार पेटी में मिलते हैं। इन वनों की प्रमुख वनस्पतियां बबूल, खैर, खजूर, ये सब आपका कांटेदार हो गया, कैक्टस आदि, ये कांटेदार जंगल में आ जाएगा। इस प्रकार की वनस्पति शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए पत्तियां कांटे के रूप में हो जाती है, कांटे के रूप में हो जाती है। और इस प्रकार के जंगल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट और गुजरात के पूर्वी ढलानों में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट में भी ये अर्ध चंद्राकार है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान में, और गुजरात के भी पूर्वी ढलान में पाया जाता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी है। तो ये आपका जहाँ अधिक बारिश होता है, जहाँ अधिक पानी है, वहीं लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, ठीक है, तटीय भागों में। तो ये मेघालय हो जाएगा ऑप्शन में से। तो इसके विस्तार के बारे में है कि लेटेराइट मिट्टी की उत्पत्ति 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, जहाँ की चूना और सिलिका के निक्षालन से होता है लेटेराइट मृदा का निर्माण। लेटेराइट मिट्टी का स्वरूप ईंट जैसे होता है, भीगने पर यह कोमल रहता है और सूखने पर कठोर हो जाता है, कटीली। लेटेराइट मिट्टी का रंग जो है लाल लौ एस्क की उपस्थिति के कारण होता है, लौ एस्क के कारण होता है। और लेटेराइट मिट्टी में लो ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ठीक है, प्रचुर मात्रा। और नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटाश, चूना और चूना पत्थर हो गया, और कार्बनिक तत्व की कमी मिलता है इसमें। और लेटेराइट मिट्टी सह्याद्री पूर्व कहाँ पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी सह्याद्री में पाया जाता है, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया। पश्चिमी घाट का जो है उत्तर भाग में आपका पूर्वी घाट हो गया, राजमहल पहाड़ी हो गया, राजमहल पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, राजमहल, सतपुड़ा, असम मेघालय की पहाड़ियों के शिखर में, असम मेघालय की पहाड़ियों के शिखर में पाया जाता है लेटेराइट मिट्टियाँ सामान्यतः झाड़ चारागाह का क्षेत्र है, परंतु उर्वरक के प्रयोग से चाय, रागी, काजू, लेटेराइट मिट्टी में क्या क्या होता है, चाय, कॉफ़ी, रागी, काजू उगाया जा सकता है, उपजना संभव है। लेटेराइट मिट्टी मूल्यवान भवन सामग्री प्रदान करती है, तो इससे मूल्यवान भवन सामग्री भी बनाया जाता है। नारियल, चाय, कॉफ़ी, अरेका नट, रबड़ आदि जैसी फसलों के उत्पादन के लिए भी उपयुक्त है। तो अगला क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा। तो G20 जो था 20 यानी G20 में एक अफ्रीकी यूनियन जुटा था, तो इसीलिए इसके नाम अफ्रीकी यूनियन जुटने के बाद G20 में G21 नाम इसका दे दिया। और G21 जब हो जाने के बाद 23 में G20 का मेज़बानी भारत में नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, G20 का मेज़बानी भारत का नई दिल्ली में इसका आयोजित हुआ था G20 सम्मेलन। अब G21 हो गया, और इसका सबसे पहले कौन इसका करेगा, तो इसका सबसे पहले जो है अध्यक्षता करेगा ब्राज़ील, ठीक है, G21 की मेज़बानी ब्राज़ील करेगा। 2024 का ही ये कहानी है। वहीं बात करें 2025 की, तो ये जो है 31 दिसंबर से लेकर 23-24 ऐसे नवंबर है, 23 और 24 नवंबर तक, 24 नवंबर 2025, ये 2024 है, 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर हो गया, सॉरी थोड़ा अच्छा से लिखते हैं,
तो ये 31 दिसंबर 2024 से लेकर 23-24 नवंबर 2025 तक कौन मेज़बानी करेगा? तो अभी जो है अफ्रीकी संघ जो है, अफ्रीकी संघ का जो न्यू G21 में जो जुटा था, G20 में जुट के G21 हुआ था। अफ्रीकी संघ का एक देश है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन होगा। ठीक है, जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। ठीक है, तो यहाँ होगा, ये मेज़बानी करेगा, आयोजित होगा जोहान्सबर्ग में। अफ्रीकी यूनियन मेज़बानी करेगा। अफ्रीकी महाद्वीप का ये देश है। तो ये 2025 का ये करंट अफेयर हो गया इसी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की नमी को मापने के लिए तो इसमें हाइग्रोमीटर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका बहुत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है। निम्नलिखित में कौन सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है? तो इसमें से हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिम दिशा से आने वाली हवा, ये हो गया पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था? तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो संथाल विद्रोह के बारे में है कि ये 1855-56 में हुआ था। इनका नेतृत्व किसने किया था? 4 भाई थे। 4 भाई कौन कौन थे? तो सिद्धू कान्हू, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। ठीक है, चांद भैरव, ये 4 भाई थे। इन चारों के द्वारा किया गया था और 4 भाइयों के द्वारा नेतृत्व किया गया था इस विद्रोह का। और आदिवासी विद्रोह भी कहा जाता है इसे। संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह है। ये भागलपुर क्षेत्र में हुआ था। भागलपुर से आप सब बताइए कौन कौन से विद्यार्थी हैं और राजमहल से। भागलपुर से लेके कमेंट कीजिए, आपको ध्यान भी रहेगा। भागलपुर से लेके राजमहल क्षेत्र तक इसका विद्रोह का विस्तार था। इस विद्रोह का विस्तार था भागलपुर से लेके राजमहल क्षेत्र तक इस विद्रोह का विस्तार था। इसे क्या कहा जाता था? दामन एको और संथाल परगना पड़ता है पूरा राजमहल का क्षेत्र, तो संथाल विद्रोह भी कहा जाता है और दामन एको भी कहा जाता है इस विद्रोह को। ठीक है, तो संथाल विद्रोह के बारे में एक नज़र देख लीजिए। ठीक है, नीचे इनका जो है महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, संथाल विद्रोह भागलपुर राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजी उपनिवेश महाजन द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना, देरी से मिलना, अपनी जमीनों से बेदखली किया जाना आदि ये संथाल विद्रोह का कारण था। साहूकार औपनिवेशिक शासक दोनों दिक्कों ही उन्हें शोषण कर रहे थे। इस कारण इसका जो है इस विद्रोह का प्रसार इतने तेजी से हुआ कि भागलपुर राजमहल क्षेत्र में कंपनी का शासन लगभग समाप्त हो गया था। सिद्धू कान्हू, यहाँ से मेन फैक्ट है संथाल विद्रोह के बारे में कि सिद्धू 1855 में, अगस्त 1855 में सिद्धू और फरवरी 1856 में कान्हू को, यानी कि 1855 में सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया और फरवरी 1856 में 1 साल 6 महीना बाद, यानी 6 महीना बाद फिर कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद 56 में भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड, ये दोनों नाम ध्यान रखना है, मेजर जनरल लॉयड और कमिश्नर ब्राउन। ठीक है, नेतृत्व में संथाल विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया 1856 में। संथाल विद्रोह शांत हो जाने के बाद नवंबर 1856 में विधिवत संथाल परगना जिले की स्थापना हो गया। फिर 1856 में ही एलिस एडम्स
एलिस एडम को जो है संथाल परगना जिले का जो है जिलाधीश बनाया गया। प्रथम जिलाधीश एलिस एडम बना था। अंग्रेज सरकार ने भूमि का स्वामित्व जनजातियों के लिए निर्धारित करते हुए संरक्षण हेतु भूमि कानून संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम इसी टाइम लाया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई तो ये गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसी को सरोजनी नायडू ने 2 महात्माओं का जो है समझौता बताया है। 2 महात्मा की संज्ञा दी है सरोजनी नायडू ने, इसे गांधी इरविन समझौता को सरोजनी नायडू के द्वारा दिया गया। 2 महात्माओं का संज्ञा दिया है। तो इसका ये हो गया समझौता को सरोजनी नायडू गांधी इरविन को 2 महात्माओं की संज्ञा दी। इसके तहत जो शर्तें थी गांधी इरविन के बीच, तो पहला शर्त था कि जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा, ये गांधी जी के द्वारा मांगी गई शर्तें थी, हिंसा के आरोप हैं उन्हें छोड़कर शेष को रिहा कर दिया जाए। फिर है भारतीयों हिंसा का आरोप है तो उसको रखा जाए, और उसके अलावा जो है बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं उन्हें छोड़कर शेष जिस पे आरोप नहीं लगा उसे रिहा किया जाए। भारतीयों को, यानी कि हिंसात्मक महात्मा गांधी नहीं थे, अहिंसावादी थे, इसीलिए भारतीयों को समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने का अनुमति भारतीयों को। तीसरा मांग था कि भारतीय लोग शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर कानून की सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं, यानी धरना देने की भी मांग की। कानून और सीमा की भीतर जो है शराब और विदेशी वस्त्रों के दुकानों के आगे। और चौथा मांग था कि आपका सरकार को नौकरी से त्याग पत्र देने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी, जो नौकरी से त्याग पत्र दिया था। और सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में कांग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने हेतु जारी किए गए अध्यादेश वापस लेगी। सविनय अवज्ञा के संबंध में कांग्रेस की गतिविधि पर प्रतिबंध जो लगाया था वे अध्यादेश भी वापस लेगा। अगला है, ये सब जो है 5, 6, 7 बातें गांधी जी की तरफ से शर्तें थी। और शर्तें था कि भगत सिंह को भी रिहा किया जाए, तो ये सब बातें शायद नहीं माना गया। और अगला है ये अब है दूसरा समझौता कि इरविन के तरफ से जो कांग्रेस की तरफ से जो गांधी जी ने कुछ बातों को स्वीकार किया था, इरविन की तरफ से शर्तें किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। ठीक है। दूसरा आप बोला कि कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आके भाग लीजिए आप। फिर तीसरा है कि ताकि वहाँ का सरकार देखेगा कि हाँ भारत और ब्रिटेन के साथ क्या है कि अच्छा सामरिक संबंध है, जनता को दिखाने के लिए कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। फिर बोल रहा है कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। ये कराची अधिवेशन की अध्यक्षता में ये सब बातें कही गई थी। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो ये 1928 में बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बिहार यूथ लीग का गठन 1928 ईस्वी में किया गया। बिहार यूथ लीग का गठन प्रोफेसर ज्ञान शाह के द्वारा मोतिहारी में किया गया था। मोतिहारी जिला में ज्ञान शाह के द्वारा। ये ध्यान रखना है, बिहार यूथ लीग से आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये VVI है। बिहार यूथ लीग की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? नवयुवकों को संगठित करना था। बिहार यूथ लीग के द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गति प्रदान करना था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गति प्रदान करना था। बिहार यूथ में जो है यूथ लीग में प्रोफेसर ज्ञान शाह ने घोषणा किया कि सच्चाई पर हम हैं, सेवा हमारा धर्म है। ये घोषणा किया था, ये नारा था, सच्चाई पर हम हैं, सेवा हमारा धर्म है, स्वतंत्रता हासिल करना है, हम असत्य के साथ गठबंधन या समझौता नहीं करेंगे। ठीक है। बिहार यूथ लीग में 14 अप्रैल 1929 को युवा दिवस मनाया गया।
बिहार यूथ लीग में 14 अप्रैल 1929 में 14 अप्रैल 1929 को 14 अप्रैल को मनाया गया युवा दिवस। बिहार यूथ लीग में अस्पृश्यता और सांप्रदायिकता का भारी विरोध किया गया, यानी छुआछूत और सांप्रदायिकता का भारी विरोध किया गया। 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की फिर बाद में अध्यक्षता किया, उसके पहले ही अध्यक्षता में प्रथम बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1906 में ही, यानी 29 से पहले। तो ये 1930 में बिहार यूथ लीग का गठन किया गया है, 1928 में, 1928 में। तब 14 अप्रैल 1929 को बिहार यूथ दिवस मनाया गया, युवा दिवस। ठीक है, बिहार युवा दिवस मनाया गया 14 अप्रैल 1929 को। अगला क्वेश्चन है 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें ऑप्शन दिया है विपिन बिहारी वर्मा। इनके बारे में भी जानते हैं विस्तार से। तो 6 अप्रैल 1930 को मनाया गया था बिहार में नमक सत्याग्रह। ठीक है, बिहार का मोतिहारी में नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल 1930 को, और इसका नेतृत्व किसने किया था मोतिहारी से? तो बिहारी वर्मा ने। बिहार के चंपारण में तो बिहारी वर्मा, मोतिहारी नहीं, तो ये नेतृत्व किया था, चंपारण से नेतृत्व करने वाला था विपिन बिहारी वर्मा। बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी, और शुरुआत हो गया था 6 अप्रैल को ही 1930 को। हालांकि अलग अलग जगह में अलग अलग नमक कानून चलाया गया था, नमक तोड़ने का कानून, और जिसकी रूपरेखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। बिहार में समुद्र तट की अनुपस्थिति में अनेक स्थानों पर नमकीन मिट्टी को खौलाकर नमक बनाया गया, यानी कि बिहार में समुद्र तट नहीं है, तो इनकी अनुपस्थिति के कारण क्या किया, अनेक स्थान नमकीन मिट्टी को ही, जहाँ जहाँ नमकीन मिट्टी उसी को खौलाकर नमक बनाया गया। और बिहार के चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, पटना, शाहबाद आदि जिले के प्रमुख केंद्र रहे। बिहार में चंपारण रहा नमक सत्याग्रह का प्रमुख केंद्र। तो कहाँ नमक सत्याग्रह मनाया गया, यानी कि नमक कानून कहाँ कहाँ तोड़ा गया? चंपारण में, सारण में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, शाहबाद जिले में। ठीक है, मुजफ्फरपुर में इनका नेतृत्व किसने किया? तो ये आपका मुजफ्फरपुर में नेतृत्व रामदयाल सिंह ने किया। ठीक है, मुजफ्फरपुर से जानकी प्रसाद, रामदयाल सिंह, जानकी प्रसाद तथा ठाकुर रामानंद सिंह ने, जानकी प्रसाद तथा ठाकुर रामानंद सिंह ने, 3 आदमी ने मुजफ्फरपुर से किया नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। वहीं पटना में अंबिका कांत सिंह ने किया, पटना में अंबिका कांत सिंह, और दरभंगा में सत्यनारायण सिंह, दरभंगा से सत्यनारायण सिंह, छपरा एवं सिवान में राम रक्षत ब्रह्मचारी ने किया। अगला है पॉइंट, इसमें देखिए बहुत ही अच्छा सब पॉइंट है, इसमें बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है, ये ध्यान देने वाली बात है, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये VVI लगा लीजिए, ये आएगा ही आएगा। तो सिवान में नमक सत्याग्रह का कौन किया? शिविर का आयोजन, नमक सत्याग्रह शिविर का आयोजन कर नमक की पुड़िया बेची गई। तो शिविर लगाकर क्या किया गया? नमक का पुड़िया बनाकर बेचा गया सिवान में, नमक सत्याग्रह शिविर बनाकर। इसे नमक की पुड़िया नहीं बल्कि गुलामी भगाने की पुड़िया कहा गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी, इसी टाइम नहीं 1930 में बिहार में चौकीदारी कर न देने का कार्यक्रम खूब प्रचलित हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर न देने का भी एक प्रचलन खूब चला था, प्रचलित। बिहार का चंपारण जिले में चंपारण चौकीदारी कर में जो अव्वल था। ठीक है, ये यहाँ से ध्यान देना है। सिवान में नमक की पुड़िया बनाया गया था और बेचा गया था, और राम रक्षत ब्रह्मचारी थे, सिवान से राम रक्षत ब्रह्मचारी थे,
नेतृत्व करता छपरा और सिवान से। ठीक है, राम रक्षक ब्रह्मचारी। सत्यनारायण सिंह कहाँ से थे? तो ये दरभंगा से थे। सत्यनारायण सिंह कहाँ से थे? दरभंगा से। एक बार इसको और रिपीट कर देते हैं, दरभंगा से सत्यनारायण सिंह थे। अंबिका कांत कहाँ से? तो ये अपना हमारा बिहार का जो है पटना राजधानी है, तो यहाँ से अंबिका कांत सिंह थे। रामानंद सिंह और ठाकुर रामानंद सिंह, तीन थे। कौन कौन? जानकी प्रसाद, ठाकुर रामानंद सिंह और रामदयाल सिंह। राम और जानकी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, राम जानकी हो गया सीता मैया का नाम, रामदयाल सिंह और जानकी धारी प्रसाद। और राम और जानकी और रामानंद सिंह, ठाकुर रामान, ये मुजफ्फरपुर से थे। तीन मुजफ्फरपुर से थे। ठीक है, तो ये इसका उत्तर आपका बिपिन बिहारी वर्मा हो गया, चंपारण से। नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल को शुरू हुआ था। पूना समझौते पर हस्ताक्षर, अगला क्वेश्चन है कि कब किए गए पूना समझौता पर हस्ताक्षर? तो ये 24 आपका होगा ही, 24 सितंबर हो जाएगा, 24 सितंबर 1932। ठीक है, तो आपका ए नंबर, एक क्वेश्चन का ए नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने। तो बी नंबर इसका हो जाएगा सही। तो बिहार में जो है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। और ये जो है बिहार में कब शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से हुआ था? तो रोहिणी गांव से हुआ था। ठीक है, रोहिणी याद रखिएगा, रोहिणी गांव देवघर में है। और रोहिणी गांव कब हुआ था? देवघर में है। और कब हुआ था? तो 12 जून याद रखिएगा। ठीक है, 12 जून को बिहार में सबसे पहले, अभी झारखंड में पड़ता है। पटना से पीर अली पुस्तक विक्रेता थे। पीर अली ने 1857 का विद्रोह का पटना से नेतृत्व किए थे। 25 जुलाई को दानापुर में सैनिक विद्रोह कर दिया गया था, दानापुर सैनिकों ने। ठीक है, 25 जुलाई को, ये 25 जुलाई भी याद रखना है। 25 जुलाई सैनिक विद्रोह का जो है समापन कब हुआ 1857 के विद्रोह का? तो ये 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को इसका जो है समापन हो गया, समाप्त हो गया 1857 का विद्रोह 1 नवंबर को 58 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो चंपारण समस्या जो है चर्चा का विषय बना किस अथी में, अधिवेशन में? तो ये हो जाएगा आपका, इनमें से तो कोई नहीं लग रहा है, ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में हुआ था 1916 में। क्या लिख रहे हैं? 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। तो इनकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इनका अध्यक्षता लखनऊ अधिवेशन का तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था लखनऊ अधिवेशन। यहीं पे राजकुमार शुक्ल आए थे कि चंपारण की जनता की समस्या को लेकर, कि वहाँ के जनता जो है नील उगाने की समस्या से जो है ग्रसित है। 3 कट्ठिया पद्धति से वाद किया जा रहा है नील उगाने के लिए। तो इस सब समस्या लेके गांधी जी के पास आए। फिर 1917 में 1 साल बाद जो है पटना पहुँचे थे। 10 अप्रैल को सबसे पहले पटना पहुँचे थे हमारे महात्मा गांधी जी। ठीक है, इसका ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होगा, ई नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है मशहूर नारा 70 और लास्ट क्वेश्चन है जीएस का। ठीक है, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो ये हसरत मोहनी ने दिया था।
वहीं अगर बात करें कि सारे जहां से अच्छा और क्या कहता है कि तराने हिंद, ये मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मोहम्मद इकबाल ने ये नारा दिया था, मोहम्मद इकबाल ने गढ़ा था। ठीक है। और इनकलाब जिंदाबाद का हिंदी अनुवाद क्या होता है? इसका हिंदी अनुवाद होता है क्रांति अमर है। ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद का अनुवाद होता है क्रांति अमर है। और ये जो है इनकलाब जिंदाबाद, तो हज़रत मोहनी ने यह मशहूर नारा कब दिया था? तो 1921 में दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। तो ये हो गया आप जो है पूरा 70 क्वेश्चन का एनालिसिस, और 8 नंबर का जो है आपका मैथ दूसरा वीडियो में, पहले ही वीडियो में डाल दी हूँ पूरा मैथ का 8 नंबर का। तो वो थोड़ा कट गया था वीडियो, नहीं तो इसी के साथ डाल देते। तो ठीक है, धन्यवाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।